हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव से रिलेटेड पोलराइजेशन ऑफ वेव के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने अपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में यूनिफॉर्म प्लेन वेव का नॉर्मल इंसिडेंस के केस में दो मीडियम में रिफ्लेक्शन जो है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें ये रहेगा कि अगर बाउंड्री पे दो डिफरेंट मीडियम की बाउंड्री पे जो यूनिफॉर्म प्लेन वेव है वो नॉर्मल इंसिडेंस के साथ ना स्ट्राइक करके अगर ऑब्लिक इंसिडेंस का इंसिडेंट वेव होती है, कुछ थीटा एंगल बनाते हुए अगर यूनिफॉर्म प्लेन वेव स्ट्राइक करती है तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव के एक्सप्रेशंस क्या रहेंगे। उस एक्सप्रेशंस को पढ़ने से पहले हमें वेव पोलराइजेशन पढ़ना होगा, बिकॉज ऑब्लिक इंसिडेंस के केस को हमें दो सब सेक्शन में डिवाइड करना होता है कि वर्टिकली पोलराइज वेव के केस में आपका क्या पैरामीटर्स रहेंगे और हॉरिजॉन्टल जो पोलराइजेशन है उसके केस में आपका क्या रिफ्लेक्टेड वेव रहेगी, क्या ब्रेविस्टर एंगल होता है। तो इन सब को पढ़ने से पहले हमें वेव पोलराइजेशन पढ़ना होगा। किसी भी यूनिफॉर्म प्लेन वेव में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि वेव कैसे पोलराइज्ड है। तो यूनिफॉर्म प्लेन वेव के लिए पोलराइजेशन का मतलब ये है कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर जिस डायरेक्शन में है हम वेव को उसी डायरेक्शन में पोलराइज्ड डिफाइन करते हैं। तो यूनिफॉर्म प्लेन वेव के केस में पोलराइजेशन रिफ्लेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, द पोलराइजेशन ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव रेफर्स टू द टाइम वेरिंग बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अगर आपका एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी यूनिफॉर्म प्लेन वेव जो किसी भी डायरेक्शन में आपकी ट्रेवल कर रही है उसके साथ एसोसिएटेड अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो आप उसे बोलेंगे कि ये एक्स डायरेक्शन में पोलराइज यूनिफॉर्म प्लेन वेव है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है तो आप उसे वाई डायरेक्शन में पोलराइज्ड यूनिफॉर्म प्लेन वेव बोलेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ट्रांसवर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। द कंडीशन इज दैट कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के ट्रांसवर्स है, या आप उसे बोलेंगे कि ऑर्थोगोनल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उससे आप पोलराइज। टेक्निकली वी हैव टू डिफाइन सम पैरामीटर्स टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट वेव बिहेवियर। ये जो वेव ट्रेवल कर रही है उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को वेव पोलराइजेशन बोल दिया है एट सम फिक्स पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, स्पेस में आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए जो वेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हैं आप उसी से बता देंगे कि वेव आपकी इस तरीके से पोलराइज्ड है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, आपने उससे एक्स डायरेक्शन में पोलराइज्ड वेव बोली, वाई डायरेक्शन में है तो आपने उसे वाई डायरेक्शन में पोलराइज्ड वेव बोली। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में आपका एग्जिस्ट कर सकता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में अगर एग्जिस्ट करता है तो आपकी जो वेव है वो लीनियरली पोलराइज हो सकती है। उसमें लीनियर पोलराइजेशन हो सकता है, उसमें सर्कुलर पोलराइजेशन हो सकता है, एज वेल एज उसमें एलिप्टिकल पोलराइजेशन हो सकता है, डिपेंडिंग ओवर द फेज डिफरेंस एज वेल एज पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये तीन तरह से पोलराइजेशन हो सकता है। लीनियर पोलराइजेशन कब होगा? पहली तो बात ये कि आपकी जो वेव है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगी कि E इज सम ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट। अब अगर एक्स और वाई दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो लीनियर पोलराइजेशन होगा यूनिफॉर्म प्लेन वेव का, या हम ऐसे बोलेंगे कि ये हमारी यूनिफॉर्म प्लेन वेव लीनियरली पोलराइज्ड है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल आप इसे लिख सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा 2 sin ओमेगा टी ए एक्स प्लस 3 sin ओमेगा टी ए वाई। ओके, यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में, इसलिए ये आपकी जो वेव है
वो लीनियरली पोलराइज्ड होगी। दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है या फेज डिफरेंस 0 है तो लीनियरली पोलराइज्ड वेव आप उसे बोलते हैं। और बिकॉज एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो ये एक्स एक्सिस के साथ, अगर ये एक्स और ये वाई कंपोनेंट है तो आपका लीनियर, ये फाइनल जो आपकी यूनिफॉर्म प्लेन वेव बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वो इस तरह से बनेगा। और अगर ई एक्स और ई वाई का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन थीटा फेज डिफरेंस 0 है तो यहाँ पे इसको फाई से समझिए, थीटा हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होते। फाई फेज डिफरेंस अगर दोनों के बीच में 0 है तो लीनियरली पोलराइज्ड रिजल्टेंट यूनिफॉर्म प्लेन वेव बनेगी और इस तरह से एंगल बनाएगी। ये जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगी दैट इज tan ऑफ थीटा विल बी ई वाई बाय ई एक्स। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो 45 डिग्री पे बनेगी। इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स अलग है तो ये जो थीटा का रोटेशन है वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बदलता जाता है। बट द रिजल्टेंट वेव विल बी अ लीनियरली पोलराइज्ड यूनिफॉर्म प्लेन वेव। ओके, जब दोनों तरफ साइन का टर्म है, दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है। ओके, सर्कुलर पोलराइज्ड वेव बनती है आपकी जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्स अगर आपका ए साइन ओमेगा टी है और ई वाई अगर आपका ए कॉस ओमेगा टी, ए एक्स ए वाई। ओके, अगर ई एक्स और ई वाई का एम्पलीट्यूड सेम है एज वेल एज उन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का फेज है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इस केस में आपकी सर्कुलर पोलराइजेशन होगा। आपकी जो फाइनल ई एक्स और ई वाई का जब आप रिजल्टेंट वेक्टर ट्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपकी वेव अपना पोलराइजेशन रिफ्लेक्ट करेगी और इसे आप सर्कुलरली पोलराइज्ड यूनिफॉर्म प्लेन वेव बोलते हैं। या आप बोलते हैं कि अगर यूनिफॉर्म प्लेन वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इस तरह से है तो उसमें सर्कुलर पोलराइजेशन होगा। द केस इज बोथ शुड हैव द सेम एम्पलीट्यूड एंड द फेज डिफरेंस शुड बी 90 डिग्री। तीसरा जो केस है उस केस में क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में एक केस कि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम नहीं है लेकिन फेज डिफरेंस 90 डिग्री है इस केस में। दूसरा, अगर आपका दोनों के फेज एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है, साइन ओमेगा टी ए एक्स एंड ई वाई इज ए साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ठीक है, ए वाई। दूसरा केस कि आपका जो ई एक्स और ई वाई है उनका एम्पलीट्यूड सेम है, फाई इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री इज नॉट इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री के अलावा और 0 डिग्री के अलावा कोई और फेज डिफरेंस हो और इनके एम्पलीट्यूड सेम हो तो भी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बनेगा, फाइनल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा, वो एक इलिप्टिकल पैटर्न को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से एक आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। तो आप इसे इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड वेव बोलेंगे या आप ऐसे बोलेंगे कि इसमें इलिप्टिकल पोलराइजेशन है, ठीक है। तो ये बात हुई कि कोई भी अगर आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हुआ हो यूनिफॉर्म प्लेन वेव में, अगर मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम वेव पोलराइजेशन की डायरेक्शन नहीं बताएंगे। पोलराइजेशन फाइंड आउट करने के लिए है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों चाहिए। अगर दो कंपोनेंट्स है, अगर सिंगल कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में है तो आप फाइनली पता लगा सकते हैं कि आपकी वेव किस तरीके से पोलराइज है, ठीक है। कि यूनिफॉर्म प्लेन वेव के बेसिक पोलराइजेशन को डिस्कस करने के बाद हम एक और टाइप डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम जब ऑब्लिक इंसिडेंस पढ़ेंगे यूनिफॉर्म प्लेन वेव का किसी सरफेस पे तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो हम इसको भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो टाइप ऑफ पोलराइजेशन है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन।
हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन का क्या मतलब, पहले आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपका एक जो प्लेन है, यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होगी, इसे आप बाउंड्री सरफेस बोल सकते हैं। अभी के लिए इस केस में ये बाउंड्री सरफेस इस तरीके से है, और इस बाउंड्री सरफेस पे जो आपकी वेव है वो ऐसे θ1 एंगल के साथ स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस से अलग, नॉर्मल केस में वेव ऐसे आती थी, नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ पे सरफेस के साथ एक सरफेस के नॉर्मल वेक्टर के साथ θ1 एंगल बनाते हुए वेव जो है वो स्ट्राइक कर रही है। और ये जो वेव जब इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो ये H1 बाहर की तरफ एरो ये बता रहा है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के ऑर्थोगोनल, इन दोनों के 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा। ये आपका प्लेन, ये आपका बाउंड्री सरफेस हो गया, और यहाँ पे आपका ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसके वेव के ऑर्थोगोनल। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करेंगे तो वो बाउंड्री सरफेस के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। 2 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट को समझाने में कुछ लिमिटेशंस हैं, तो आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करके समझने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के, जो आपका बाउंड्री सरफेस है, यहाँ पे अभी ये बाउंड्री सरफेस के पैरेलल होता है, एज वेल एज एक हम इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये बाउंड्री सरफेस है तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? प्लेन ऑफ इंसिडेंस उस प्लेन को बोलते हैं जिसमें इस सरफेस के नॉर्मल वेक्टर, ये वाला नॉर्मल वेक्टर, एज वेल एज वेव ऑफ इंसिडेंट, जो इंसिडेंट वेव है वो दोनों जिस प्लेन में एग्जिस्ट करती है उसे हम प्लेन ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो इस केस में जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाउंड्री सरफेस के पैरेलल है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन बोलते हैं, और इस कंडीशन में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के तो परपेंडिकुलर होता है, एज वेल एज बाउंड्री सरफेस के पैरेलल होता है। तो कई बार हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन एज वेल एज परपेंडिकुलर पोलराइजेशन बोला जाता है। तो आप समझ पाएँ कि हॉरिजॉन्टल जो मोस्ट पॉपुलर नोटेशन आप देखेंगे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोलराइजेशन की फॉर्म में देखेंगे। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, आप इसे समझ पा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाउंड्री सरफेस के पैरेलल होगा, और इसी से कोरिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो, ये जो वेव इंसिडेंट हो रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर है, इस तरह का आपका सरफेस है, और यहाँ पे आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके बाउंड्री सरफेस के नॉर्मल हो गया, बाउंड्री सरफेस के नॉर्मल हो गया, लेकिन ये आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल है। तो इसको हम कई बार वर्टिकल पोलराइजेशन बोलते हैं। सरफेस पे आपका जब नॉर्मल इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हो, तो आप उसे वर्टिकल पोलराइजेशन बोलते हैं। वी फील लाइक दैट कि वर्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसे वर्टिकल पोलराइजेशन बोलेंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंट है, तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस, तो इसे वर्टिकल पोलराइजेशन भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे आपको पैरेलल पोलराइजेशन भी पूछा जाएगा, तो उसमें भी आप ये समझ लें कि पैरेलल का मतलब है प्लेन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दोनों सेम वेव इंसिडेंस के केस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एज ए समरी आप याद कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्री सरफेस के पैरेलल है तो आप उसे हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन बोलेंगे। अगर इंसिडेंट वेव से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके बाउंड्री सरफेस के नॉर्मल है तो आप उसे वर्टिकल पोलराइजेशन, आप ऐसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली एंटर कर रहा है और अपने सेकेंड मीडियम आने के बाद चेंज जो है वो उसमें आ रहा है। ओके, नॉर्मली आपके किस तरीके का पोलराइज्ड एंटीना है, एंटीना का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है कैसा है, उसी हिसाब से वो वैसे ही पोलराइज्ड वेव जनरेट करता है, एज वेल एज उसी पोलराइज्ड वेव का आप यहाँ पे इंटरेक्शन जो है वो स्टडी करते हैं। ये हमें ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में ये दोनों ही केस कंसिडर करने होंगे, तो हम आपको ये डिटेल में समझा देते हैं कि वर्टिकल पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू बाउंड्री सरफेस होगा, और फिर आप टेंजेंशियल कंपोनेंट कैलकुलेट करके और बाउंड्री कंडीशन लगा के रिफ्लेक्टेड वेव को
कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये है जब ऑब्लिक इंसिडेंस हो तो आप वर्टिकल पोलराइजेशन, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन को कैसे क्लासिफाई करेंगे। सेकंड, हमने अभी क्या पढ़ा, सर्कुलर पोलराइजेशन पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन पढ़ा है। सर्कुलर पोलराइजेशन जब आपके दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 90 डिग्री के फेज में हो विथ इक्वल एम्पलीट्यूड, तो सर्कल बनेगा, आपने उसे सर्कुलर पोलराइजेशन बोला। एज वेल एज अगर 90 डिग्री के अलावा कोई फेज हो तो एलिप्स बनता है और आप इसे इलिप्टिकल पोलराइजेशन या इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे जब एग्जाम में प्रॉब्लम पूछी जाती है तो आपसे ये और पूछा जाता है कि लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन, राइट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन, तो वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम इसी केस को आगे ले लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे है 2 sin ओमेगा टी ए एक्स माइनस 2 cos ओमेगा टी ए वाई। ठीक है, ए एक्स और ए वाई को थोड़ा ऐसे लिखें। आपसे कहा जाता है कि किसी प्लस जेड डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई यूनिफॉर्म प्लेन वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो जो यूनिफॉर्म प्लेन वेव है लीनियरली पोलराइज, लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन, राइट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन, तो आप क्या करेंगे इस केस में। हमें ये पता है कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। अब आपको ऐसा करना है, आपको एक्स जो वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो एक्स वेक्टर है उसे ड्रॉ कीजिए, ये एक्स में +2, ठीक है। वाई जो है वो आपका -2 के साथ है। यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 लिखा है। ये ए हो सकता है, ये बी ए है तो ये भी ए होगा, किसी भी तरीके से। तो आप एक्स और वाई को फेजर डायग्राम बनाइए और फिर एक्स से वाई की तरफ मूव कीजिए विद द कंडीशन कि आपका जो थंब है वो वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में रहना चाहिए। इस केस में हम देखें, इस केस में x से y की तरफ मूव करेंगे। z डायरेक्शन में जब आपकी वेव है तो आप x से y में कीजिए, अगर x डायरेक्शन में आपकी वेव होती है तो आप y से z की तरफ ट्रेवल कीजिए, मेकिंग द थंब इन द x डायरेक्शन। जैसा भी आपको जिस डायरेक्शन, ये आपका थंब जो है वो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में रहना चाहिए। तो यहाँ पे x से y की तरफ हम आते हैं, ये x है, x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। x से y की तरफ आइए आप इस तरह से, तो x से y की तरफ आते वक्त आपका थंब +z में रहे, तो क्या मैं राइट हैंड से इसको x से y की तरफ आऊँ तो थंब नहीं रहेगा। x से y की तरफ आने पे मेरा थंब इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये मेरा राइट हैंड का थंब इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। उसके अपोजिट आप x से y में आते हैं, x से y में आप आए, थंब शुड बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। x से y में आने पे थंब आउटवर्ड डायरेक्शन में आता है जब मैं लेफ्ट हैंड काम में ले रही हूँ। तो ये जो आपकी वेव है वो आपकी लेफ्ट सर्कुलर पोलराइजेशन है। अगर आपसे ऐसा कहा जाता है कि ये जो वेव है वो -z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, आप x से y की तरफ आइए और आपका थंब इनवर्ड डायरेक्शन में जाइए। उसके लिए कौन सा हाथ आपको यूज में लेना है, x से y की तरफ आऊँ और इनवर्ड डायरेक्शन में अगर थंब मूवमेंट हमारा राइट हैंड से आ रहा है तो इस केस में आपकी जो वेव थी वो राइट सर्कुलर पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, इलिप्टिकल में भी इसी तरीके से केस होगा। आपको वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में आपका फाइनल थंब जो है वो जाना चाहिए। अब उस रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको राइट हैंड काम में लेना पड़ रहा है तो आप उसे राइट सर्कुलर पोलराइजेशन बोलेंगे, लेफ्ट हैंड काम में लेना पड़ रहा है तो आप उसे लेफ्ट सर्कुलर या इलिप्टिकल पोलराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, आई होप वेव पोलराइजेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन के साथ हम अपने अपकमिंग वीडियो में ऑब्लिक इंसिडेंस ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव ओवर अ सरफेस को डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।